नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। कल शाम से अगर आपने खबर नहीं देखी है या फिर अखबार भी नहीं पढ़ा है तो हर वो खबर इस बुलेटिन में शामिल होगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। हम 1 घंटे तक आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बुलेटिन की झलकियां दिखा देते हैं। कौन कौन सी अहम खबरें इस बुलेटिन में शामिल हैं। भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए मेहुल चोकसी को झटका। डोमिनिका के पीएम ने चोकसी को कहा कि वो भारतीय नागरिक है। टीकाकरण अभियान की बात करेंगे जिसको रफ्तार देने में यूपी में बड़ी पहल की गई है। महिलाओं के हर जिले में पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। असम की बात होगी जहां पर शुरू हो गया है बाढ़ का ट्रेलर। लखीमपुर में बह गया है एक पुल। और साथ ही ठीक आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किस तरीके से अब पुणे में जो फैक्ट्री में आग लगी थी उसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। केमिकल फैक्ट्री में कल शाम ये आग लगी और इस आग में 18 लोगों की जान चली गई। आग कैसे लगी इसकी वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के मृतकों के लिए शोक व्यक्त किया है। केंद्र से पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। भीषण आग की ये तस्वीर पुणे की एक वाटर प्यूरिफाइंग केमिकल फैक्ट्री की है। कल दोपहर फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि हड़कंप मच गया। चूंकि ये केमिकल फैक्ट्री थी इसलिए चिंगारी भड़कते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आग बुझते बुझते 18 लोगों की जान जा चुकी थी। जाहिर है उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। जिस वक्त आग लगी फैक्ट्री में 37 लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर जिन्होंने काम किया वो पीएमआरडी की जो फायर फाइटिंग ऑफिसर है, दमकल के अधिकारी और जवान यहाँ पर हमारे साथ है। देवेंद्र पोटफोड़े सर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र सर बताइए कि कॉल कब आया और क्या क्या हुआ। आज दोपहर को करीब 4 बजे के करीब हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली कि फायर हुआ है। एमआईडीसी और पीएमआरडीए के जो फायर व्हीकल्स है ये घटनास्थल पर पहुंचे थे। आधा घंटे के करीब हम लोग यहाँ पर साइट पर थे। इनिशियल जो लेवल पे ये था कि यहाँ पे हीट ज़्यादा थी और स्मोक ज़्यादा था, डेंस स्मोक था। उसकी वजह से एंट्री करना और क्या है वो समझने में काफ़ी मुश्किल हुई। पानी को प्यूरिफाई करने का केमिकल बनाने वाली ये केमिकल फैक्ट्री पुणे के परंगट इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में स्थित है। परंगट मुसली तालुका में स्थित है और उसकी तहकीकात शुरू है। एग्जैक्टली कॉज ऑफ फायर क्या था, क्यों आग लगी, कैसे आग लगी, वो अभी भी क्लियर नहीं है। अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर्स यहाँ पे है। जिलाधिकारी महोदय भी अभी आके गए, तो एग्जैक्टली कॉज ऑफ फायर जो है वो पता चलेगा। आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर फैक्ट्रियों में कामगारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ पुणे से जुड़ गए हैं। पंकज, हमने फैक्ट्री के भीतर की भी तस्वीरें देखी आपकी रिपोर्ट के जरिए। कुछ बाकी नहीं बचा है, ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान जान और माल दोनों का। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो फैक्ट्री है और जिस प्रकार से इस फैक्ट्री नष्ट हो चुकी है। जो आग लगी तकरीबन 6 घंटे आग चली, लेकिन जो 18 लोगों की मृत्यु हुई है। और अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, फायर ऑडिट होता है या नहीं, लगातार मुआयना होता है क्या, मॉनिटरिंग होती है क्या, ये बड़े सवाल यहाँ पर है। ये जो दीवारें हैं ये जेसीबी से तोड़नी पड़ी कि जो भी लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। और जो प्राथमिक रूप से समझ में आ रहा है, जो फायर डिपार्टमेंट दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया है पीएमआरडी के अंदर जो महिलाएं थी वो 15 महिलाओं की मौत हुई थी। यानी अंदर जो कमरे हैं उसके अंदर वो काम कर रहे थे। केमिकल से लदा हुआ ये फैक्ट्री, छोटे छोटे बॉक्सेस, छोटे छोटे कैंस अंदर हमने देखे हैं और अभी भी धुआं निकल रहा है, अभी भी केमिकल चल रहा है। अभी भी जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो बुलाई गई है कूलिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कमरा है यहाँ पर अभी भी आग जल रही है, तो अंदर जाना या पास में जाना भी एक मीन्स नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जो हिदायत दी गई है कि फैक्ट्री से दूर रहे, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको कूलिंग किया जाए और उसके बाद जो
जांच है वो भी लगातार शुरू हो गई है। पुणे जिले के जो पुलिस अधीक्षक है, बाकी के पुलिस फोर्स है, वो घटना स्थल पर है, वो देख रहे हैं कि चूक कहां हुई होगी। फैक्ट्री के जो मालिक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उन्हें भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जो बताया गया है कि शायद शॉर्ट सर्किट, पर शॉर्ट सर्किट के साथ साथ लोगों को बाहर निकलने के लिए जगह थी या नहीं, ये बड़ा यहाँ सवाल है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कामगार कितने सुरक्षित है, वर्क फोर्स कितनी सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा के लिए सारे जो कदम उठाने चाहिए वो उठाए गए। क्या ऐसा यहाँ पर मालूम पड़ रहा है नहीं उठाए गए होंगे तभी ऐसी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरीके से फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अक्सर अनदेखी इस तरह के हादसों को अंजाम देती है। बहरहाल मुंबई का रुख करेंगे, जहां पर कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के बाद कहीं कहीं जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरें मुंबई के साइन इलाके की हैं, जहां तेज बारिश के बाद सड़क पर जल जमाव हो गया है। हालांकि सुबह का वक्त होने के चलते गाड़ियां कम होती हैं, लेकिन इसके बावजूद दिन बढ़ने के साथ यहां पर जाम जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या, जिससे हर साल मुंबई वासियों को दो चार होना पड़ता है। जरा सी बारिश होती नहीं कि सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश ने क्या हाल कर दिया है मुंबई का। और मानसून की दस्तक के साथ ही असम में बाढ़ का कहर फिर से शुरू हो गया है। लखीमपुर की अगर बात करें, वहां पर बाढ़ की वजह से नदी पर बना एक पुल बह गया। बाढ़ की वजह से असम के 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे रंगा नदी और सिंगोरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि खतरे का निशान है। नदी में पानी बढ़ने से लखीमपुर जिले के 22 गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से करीब 422 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। असम राज्य आपदा विभाग के मुताबिक उत्तरी लखीमपुर और बिपुरिया के रेवेन्यू सर्कल में कुल 3031 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अहम ऐलान किए, जिसमें मिशन वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा अहम था, क्योंकि इस पर विस्तार से प्रधानमंत्री ने बात की। दिसंबर तक कैसे सबका टीकाकरण हो सकेगा, इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार का रोड मैप क्या है, इसके बारे में हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। अब तक करीब 23 करोड़ 28 लाख वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। 31 जुलाई तक लक्ष्य है 53 करोड़ 60 लाख वैक्सीन के डोजेस का। जून महीने में ही करीब 12 करोड़ वैक्सीन दिए जाने का प्लान है। वहीं जुलाई में करीब 16 करोड़ वैक्सीन दिए जाने का प्लान है, यानी कुल मिलाकर जून और जुलाई में करीब 28 करोड़ वैक्सीन दिए जाने का प्लान है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कोरोना टीकाकरण का पूरा रोड मैप यानी कि पूरा खाका पेश किया। आइए आपको अब दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी।
तो पीएम के इस बड़े फैसले में एक बड़ी बात यह भी रही कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की मनमानी कीमत पर कंट्रोल होगा, क्योंकि पीएम ने कहा है कि खरीद की निर्धारित कीमत के बाद प्राइवेट अस्पताल प्रति डोज 150 रुपए का एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज के तौर पर ही ले सकते हैं। आपको दिखा देते हैं कि कैसे अब कीमतें तय कर दी गई हैं। कोवैक्सीन के लिए अधिकतम कीमत 1350 तय की गई है, वहीं कोविशील्ड के लिए 750 रुपए और निजी अस्पताल 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज इस पर नहीं ले सकते हैं। यानी कि वैक्सीनेशन अभियान में जो बदलाव है उस पर तमाम दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के ऐलान पर क्या कुछ कहा है। में बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थी। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है। अब सभी देशवासियों को, चाहे उनका आयु समूह 18 वर्ष का हो या 45 वर्ष से ज्यादा का हो या बुजुर्गों का हो, निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से सफलता के साथ चलेगा। 18 से 44 साल देने की बात हुई तो राज्यों पे सौंप दिया। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और मुख्य बात यह है वैक्सीन की पूर्ति करना। वैक्सीन अब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी 25% जो है वो प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल हैं वो भी वैक्सीन लगाने में सहयोग करेंगे। और उसमें भी ये निर्धारित किया कि सर्विस चार्जेस मात्र 150 रुपए वो ले सकेंगे। हमेशा की तरह विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को घेर लिया है। किसी ने देरी से इस ऐलान पर सवाल उठाए हैं तो किसी ने कीमत को लेकर। हालांकि सरकार और बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। सरकार मुफ्त वैक्सीन देगी राज्यों को और राज्यों के द्वारा उनको दी जाएगी। पहले राज्यों ने मांग की थी कि खरीद की व्यवस्था हम करेंगे, बाद में सब राज्य कहने लगे कि ये केंद्र ही करे। तो संघ राज्य भावना के तहत मोदी जी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया, यानी अगर 100 करोड़ टीका लगते हैं तो 75 करोड़ टीका सरकार मुफ्त देगी। प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। अब केवल इतना ही बदलाव आया है कि 50% की बजाय 75% वैक्सीन उत्पादन भारत सरकार खरीदेगी। मोदी जी ने ये अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई है। 66 दिन में पहली बार 1 लाख से कम आंकड़े सामने आए हैं। 86,498 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, यानी कि 66 दिन का ये सबसे कम आंकड़ा है। एक दिन में 2123 संक्रमितों की जान गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 86,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। 1 लाख से कम हो गए हैं नए मामले। ये एक राहत भरी खबर। पिछले 66 दिन में ये अब तक का सबसे कम आंकड़ा। दिसंबर तक सबको कोरोना टीकाकरण का टारगेट सेट किया गया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाकर इस अभियान को नई रफ्तार दी गई। यूपी की आधी आबादी को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार पूरी कोशिश में है। कोरोना टीकाकरण के लिए पूरे यूपी में कल से पिंक बूथ अभियान शुरू किया गया है।
राज्य के सभी 75 जिलों में एक साथ ये अभियान शुरू किया गया है। हर जिले में 75 बूथ, इनमें एक बूथ 18+ के लिए है तो दूसरा 45+ के लिए। राज्य सरकार की जो योजना है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उस का ही एक इसको हम लोग कहेंगे कि आगे का एक उठाया गया कदम है राज्य सरकार की ओर से, और एक महिला सम्मान का भी प्रतीक है। और जिसकी वजह से इस कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक हफ्ते का स्लॉट ही महिलाओं के लिए बुक करा गया है। सरकार की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए टीकाकरण को लेकर न सिर्फ महिलाओं की झिझक तोड़ी जाए बल्कि उनके लिए टीकाकरण को आसान भी किया जाए। लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित राधा स्वामी सत्संग सेंटर की तस्वीर से साफ है कि महिलाओं को ये पसंद भी खूब आ रहा है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरी रिलेटिव्स हैं, वो सब लोग हम लोग को पुशअप कर रहे थे कि हम लोग वैक्सीन कराने के लिए आए। इस तरह से मैं देख सकती हूँ कि हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि हम वैक्सीन लगवाएं आके। नहीं, लेडीज़ का तो ठीक है, महिला का जो स्पेशल है वो ही ठीक है, कोरोना का लग रहा है तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं ना, ऐसी देख करके या जो महिलाओं के लिए हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। वैक्सीन लेना चाहिए सभी लोगों को। इट वाज रियली गुड, अच्छा वैक्सीन सब लोग लगाए क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल है और काफ़ी लोगों को हेल्प मिल रहा है और प्रूफ भी किया गया है और सब अच्छे से हो रहा है। 3 तस्वीरें देखिए, लखनऊ, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर। हर जिले में ऐसे पिंक बूथ आपको नजर आ जाएंगे। चूंकि ये बूथ महिलाओं के लिए है, लिहाजा टीकाकरण के लिए यहाँ 100% महिला स्वास्थ्य कर्मी रखी गई हैं। एक तरफ वैक्सीन को लेकर फैले हुए भ्रम और दूसरी तरफ महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ की शुरुआत हुई है। सरकार का मानना है कि ज्यादा महिलाओं को सुरक्षित करना ही एक इसका उपाय है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में कोरोना के टीका को लेकर के झिझक दूर नहीं हो रही, जिसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। यूपी सरकार ने जून में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को पूरा करने में पिंक बूथ का अहम योगदान हो सकता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और सिद्धार्थनगर से मजहर आजाद के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। और आज एक अहम मुलाकात होने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा क्या रहने वाला है ये आपको बता देते हैं। 11 बजे सुबह ये मुलाकात होनी है जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। खास तौर पर इस मुलाकात में उद्धव के साथ अजीत पवार और अशोक चव्हाण शामिल होंगे। 12 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत बताई जा रही है, जिसमें अहम मुद्दा मराठा आरक्षण है। साथ ही किस तरीके से कोरोना से आगे लड़ाई लड़नी है महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी मुलाकात होगी। शरद पवार से पहले उद्धव मिल चुके हैं। सुबह 11 बजे ये मुलाकात होगी और आपको बता दें कि इसके अहम मुद्दे, इसका एजेंडा मुलाकात का क्या रहने वाला है। मराठा आरक्षण के साथ साथ फसल बीमा पर भी बातचीत हो सकती है इस मुलाकात में। इसके साथ ही पीएम उद्धव की इस मुलाकात को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जीएसटी को लेकर भी उद्धव प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। टीकाकरण को लेकर पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी पूरे महाराष्ट्र भर में देखी जा रही है, उसको लेकर मांग की जा सकती है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। यूपी में जीत के लिए बीजेपी की सारी रणनीति सीएम योगी के चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी यूपी में लगातार दूसरी बार जीत के लिए दम लगाएगी। इस पोस्टर को बहुत ध्यान से देखिए। यूपी सरकार की सोशल साइट पर यह नया पोस्टर चस्पा किया गया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हैं और साथ में हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इस पोस्टर में जो नहीं दिख रहा है वो है अफवाह कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की तस्वीर क्यों नहीं है? विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। अब इस राजनीति की इनसाइड स्टोरी को समझिए। कुछ दिनों से कयासबाजी हो रही थी कि मुमकिन है कि 2022 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ नहीं किसी और चेहरे के नेतृत्व में चुनावी मैदान में कूदेगी, लेकिन इन अटकलों पर अब विराम लग चुका है।
मुख्यमंत्री योगी ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। न सिर्फ चेहरा होंगे बल्कि उम्मीदवारों के चयन में भी उनकी मुहर जरूरी होगी। योगी जी मजबूती से बने रहेंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही आज क्या है, माननीय योगी जी ने कैसे चुनौतियों का सामना करते, और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके चेहरे पे चुनाव होगा। हाँ, उनके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनकी ईमानदारी, आज मैं कह सकता हूं कि अपराध उनके शासन में अपराध रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल के दिनों में अपने मंत्रिमंडल का आकार नहीं बदलने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद जून के आखिर में या जुलाई में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खासकर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद ही यह संभावित है। मंत्रिमंडल विस्तार पर जरूर थोड़े कयासबाजी अभी भी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी सूत्रों ने यह कह दिया है कि फिलहाल कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजबूत होकर उभरे हैं और पिछले हफ्ते भर से चल रही तमाम सियासी कयासबाजी शांत होती भी और जब से प्रभारी बन के आया हूं उनसे भेंट नहीं कर पाया था, तो शिष्टाचार बस आज मुलाकात किया है। स्वाभाविक है, इतने पुराने परिचित और प्रभारी बनने के बाद उनसे मिलना ये मेरे लिए आवश्यक था। बीजेपी सूत्रों से आ रही खबरों ने फिलहाल ये तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी योगी आदित्यनाथ के दम पर ही लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने का चुनावी मार्च करेगी और फिलहाल मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा। मतलब साफ है कि यूपी में योगी के नाम पर राजनीति होगी, उन्हीं के नाम पर चुनाव होंगे और चलेगी भी उनकी ही। समर्थ श्रीवास्तव और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आम आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस पर धोखा मिलता है, लेकिन राजनीति में माता पिता सांसद विधायक है तो बेटा भतीजा बेटी बहू के भी सांसद विधायक बनने का इंश्योरेंस पक्का है। इसको और बढ़ावा दिया है ममता बनर्जी ने, जिन्होंने अपने सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी है। ममता जी भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं। भतीजे को सीएम बनाना है या सोनार बांग्ला बनाना है, बताइए भाई। वंशवाद की जिस बेल पर बंगाल का चुनाव चढ़ता रहा, आखिरकार उन्हीं आरोपों को ममता बनर्जी ने सियासत के ध्रुव सत्य के रूप में बाकी राज्यों की तरह स्थापित कर दिया। तीसरी बार सत्ता संभालने के 34 दिन बाद ही ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव टीएमसी का बना दिया। 2011 में टीएमसी की युवा विंग संभालने से सियासत में आए अभिषेक 2014 में लोकसभा का टिकट पाकर पहली बार सांसद बने थे। 10 साल में अभिषेक बनर्जी अब ममता की पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स का चेहरा बन रहे हैं, जो वंशवादी राजनीति के आरोपों पर बीजेपी से एक मांग करते हैं। मैं तो कहीं बार बोला हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। दे हैव द एमपीज, दे आर रनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाई कांट दे पास अ बिल इन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि भाई एक परिवार से एक जन पॉलिटिक्स करेगा। ये आप करो, सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। मैं हर जगह पे ये कहता हूं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप छोड़ दो, आप डायनेस्टी की बात कर रहे हो, आप तो डायनेस्टी टर्नकोट्स को लेते हो भाई, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डायनेस्टी। दरअसल अभिषेक बनर्जी वंशवाद पर कानून बनाने की चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि भारत की राजनीति में भाई भतीजावाद, बेटा बहुवाद कभी खत्म नहीं होने वाला।
खासकर क्षेत्रीय दलों के नक्शे से, क्योंकि भारत के नक्शे पर अगर देखें तो आप पाएंगे जम्मू कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार है, पंजाब में बादल परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परिवार, बिहार में लालू का परिवार, पासवान का परिवार, झारखंड में सोरेन का परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, कर्नाटक में गौड़ा फैमिली, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार। परिवारों की राजनीति इतनी स्वीकार हो चली है कि ममता के भतीजे का राष्ट्रीय राजनीति में गृह प्रवेश सूरज पूरब में ही उगता है का नया संस्करण मान लिया गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो ममता जी के ऊपर आधारित है। सेंटर पावर पॉइंट ममता बनर्जी है, तो उसका भतीजा उसका दल का सबसे बड़ा नेता बनेंगे, यही तो अपेक्षित है। इसका बाहर अगर कुछ हो जाता तब उसका ऊपर चर्चा हो सकती है। बीजेपी राष्ट्रीय और प्रदेशों की राजनीति में भले दूसरे दलों को वंशवादी बताकर अपना चाल चरित्र चेहरा अलग दिखाती हो, लेकिन वंशवाद बीजेपी में भी है। इतना कि 2019 में इंडिया स्पेंट की रिसर्च के मुताबिक 1999 के बाद 2019 तक अगर कांग्रेस से 36 सांसद पारिवारिक सियासत से आए तो बीजेपी के भी 31 सांसद वंशवाद के साथ ही एंट्री पाए। 2019 तक लोकसभा में बीजेपी के 10% और राज्यसभा में कुल 93 सांसदों का संबंध राजनीतिक वंशवाद की बेल से लिपटा हुआ पाने का दावा है। यही कारण है कि वंशवाद भले चुनावों के वक्त खोट दिखाकर वोट मांगने का मुद्दा बनता हो, लेकिन परिवार के सहारे सियासत के द्वार पहुंचना एक ऐसा चलन है जिसके खिलाफ कभी कोई दल खुद कानून नहीं बनाने वाला। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या वुहान लैब से निकला था कोरोना का वायरस? एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस खुफिया रिपोर्ट के आधार पर वायरस के स्रोत की जांच का आदेश दिया था, वो रिपोर्ट अमेरिकी अखबार में लीक हो गई है। कोरोना का वायरस वुहान लैब से ही निकला था। जिस रिपोर्ट के आधार पर बाइडेन ने दिए जांच के आदेश। लीक हुई अमेरिका की वो खुफिया रिपोर्ट। कोरोना के स्रोत को लेकर जो अटकलें पूरी दुनिया में साल भर से चल रही थी, अमेरिका की एक खुफिया जांच रिपोर्ट ने उसे हवा दे दी है। कल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के जरिए रिपोर्ट का हिस्सा प्रकाशित किया है। अमेरिका की सरकारी नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान लैब से वायरस लीक होने की खबर काल्पनिक नहीं है, इसमें सच्चाई हो सकती है। रिपोर्ट में नतीजे के तौर पर कहा गया है कि इसकी आगे जांच होनी चाहिए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक लैब ने ये निष्कर्ष कोविड-19 वायरस के जीनोम विश्लेषण के बाद निकाला था। इसी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जांच कमेटी बनाई थी और 90 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। In early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 कैलिफोर्निया की लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी ने पिछले साल मई में ये रिपोर्ट तैयार की थी। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रयोगशाला को कोरोना के स्रोत का पता लगाने का जिम्मा सौंपा था। ट्रंप की विदाई से ठीक पहले लैब ने ये रिपोर्ट सौंपी थी। कोरोना की उत्पत्ति पर चीन को हमेशा घेरने वाले ट्रंप कुछ एक्शन लेते, इससे पहले ही उनकी व्हाइट हाउस से विदाई हो गई। Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? A lot Because of it people comes say from it's China. racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. बहरहाल अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सामने अब 2 थियरी है। थियरी नंबर 1, संक्रमित पक्षी या जानवर के जरिए वायरस इंसानों तक पहुंचा। थियरी नंबर 2, वायरस वुहान लैब से गलती से लीक हो गया। वुहान लैब पर शंका की एक बड़ी वजह यह भी है कि नवंबर 2019 में चीनी लैब के 3 शोधकर्ता इतने बीमार पड़ गए थे
कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। चीन पर शक करने वाले मान रहे हैं कि शायद वो लोग कोरोना से ही संक्रमित हुए हैं। हालांकि चीन इन सारे आरोपों से इनकार करता रहा है। आज तक ब्यूरो। महामारी आने के 1.5 साल बाद भी कोरोना की कोई दवा नहीं है। डॉक्टर्स ने वायरस को खत्म करने के लिए सिस्टम में मौजूद उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल किया जिनकी कोरोना पर कारगर रहने की उम्मीद थी, लेकिन महामारी के दौर में कोरोना ने तेजी से अपना रूप बदला और दवाएं धराशायी होती गई। अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ तो डॉक्टर के शब्द उसके लिए ब्रह्म वाक्य से कम नहीं होते। कोरोना से बुरी तरह डरा मरीज तुरंत ही पर्चे पर लिखी दवाओं का सेवन शुरू कर देता है। भारत में ज्यादातर मरीजों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स ने उनके पर्चे पर लिखी दवाओं को कोरोना के लिए बेअसर माना है और वो इलाज की गाइडलाइन से बाहर हो चुकी है। दुनिया के कई देशों ने कोरोना की दवा को वक्त के साथ बदला, पर भारत में ये बदलाव तेजी से अपडेट नहीं हुए। अब जब कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी थमती दिख रही है, तब डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS ने नई गाइडलाइन जारी करके कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों को बंद कर दिया है। DGHS की नई गाइडलाइन के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डेक्सामेथोसेन, जिंक और मल्टीविटामिन को पर्चे से आउट कर दिया गया है। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी भी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। वो पॉजिटिव सोच और अच्छे खान-पान से ठीक हो जाएंगे। DGHS की गाइडलाइन में बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए CT स्कैन जैसे टेस्ट भी गैर जरूरी बताए गए हैं। मॉडर्न मेडिसिन का एक सिद्धांत है। दवा के बारे में ये कहा जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेडिसिन at the minimum effective dose for the minimum required duration, जिसका मतलब है जितना ही कम दवा दिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है। सिर्फ इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। भारत में बहुत से लोग मान रहे हैं कि रेमडेसिविर से कोरोना मरीजों की जान बच सकती है। भारत में डॉक्टरों ने पर्चे में रेमडेसिविर खूब लिखी। DGHS की गाइडलाइन में रेमडेसिविर के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों पर ही किया जाना चाहिए। डॉक्टरों को सलाह दी हुई है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल में बेहद सतर्क रहें। इसके साथ ही DGHS ने टॉसिलिजुमैब का इस्तेमाल भी गंभीर मरीजों पर ही करने को कहा है। सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत में डॉक्टर के पर्चे में स्टेरॉइड की मात्रा सही है? क्या कोरोना के इलाज के लिए भारत में मरीजों पर जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ? इस पर भी DGHS ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्टेरॉइड केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही दिया जाना चाहिए। स्टेरॉइड का उपयोग सही समय पर, सही खुराक में और सही अवधि तक देना बहुत जरूरी है। हर एक मेडिसिन को एक इफेक्ट होती है और उसके साथ साइड इफेक्ट भी होती है, और बहुत सारे दवा देने से साइड इफेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में बहुत कम मेडिसिन देने का लिस्ट किया जाता है। अब हमारे देश में बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं और डॉक्टरों की आशा यह है कि सारे गाइडलाइंस एक साथ मिल जाए और साइंटिफिक तरीके का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाए। लेकिन DGHS की नई गाइडलाइंस और ICMR की गाइडलाइंस में अंतर भी देखा जा रहा है। जो दवाएं DGHS की लिस्ट से बाहर की गई हैं, वो अब भी ICMR की वेबसाइट पर दिख रही हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। भारत में अभी जरूरत है हमें एविडेंस आधारित मेडिकल गाइडलाइंस बनाने की, साथ में उनका इस्तेमाल बढ़ाने की भी जरूरत है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो हुआ, उससे एक संभावना है कि देश में एंटी माइक्रोबियल के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए, जिससे अन्य बीमारियां पैदा हो सकती हैं। DGHS की वेबसाइट में 27 मई को ही ये सारे नए गाइडलाइंस डाल दिए गए थे। सवाल ये है कि 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय ने इसकी सूचना अभी तक नागरिकों को नहीं दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस भी अभी तक नहीं बदले गए हैं। ऐसे में कंफ्यूजन जारी रहता है।
डॉक्टर जो पर्चे लिख रहे हैं उनका आधार है सरकार की गाइडलाइंस। लिहाजा अगर इस पर कोई भ्रम है तो तुरंत दूर करना चाहिए। WHO समेत दुनिया के कई देशों ने कोरोना के बदलते स्वरूप के मुताबिक दवाओं को बदला है और ऐसे बदलाव भारत में भी तेजी से होने चाहिए। मुमकिन है कि कई मरीजों को भारत में इस्तेमाल हो रही ऐसी दवाओं से तत्कालिक फायदा हुआ हो जिनका इस्तेमाल WHO रोक चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज की गाइडलाइंस को महामारी के बदलते स्वरूप के हिसाब से तेजी से अपडेट न किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि भारत के लोग कोविड के इफेक्ट के साथ साथ इसके इलाज के साइड इफेक्ट से भी बच सकें। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।